बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का पहला पाठ विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में जाना, जैसे संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी और एड्यूसेट के बारे में जाना। एड्यूसेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट, जो भारत की सबसे पहली सैटेलाइट है जो सिर्फ शिक्षा के लिए ही समर्पित है। फिर अगला क्षेत्र था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। उसमें हमने हमारे देश में कितने प्रकार की उपग्रह प्रणाली है उसके बारे में जाना और प्रक्षेपण यानों के बारे में जाना। फिर था रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, जिसमें हमने ये जाना कि डीआरडीओ की नवीनतम उपलब्धियां क्या हैं, जैसे मिसाइल्स, टैंक्स आदि। और हाँ, राफेल विमान को तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये लड़ाकू विमान अब हमारे देश की सुरक्षा में जुड़ चुके हैं और राफेल का उद्देश्य है वायु में वर्चस्व बनाना। फिर हमने कृषि के क्षेत्र में अभिनव कृषि क्या होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती हैं वो जाना। और फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगतियों के बारे में विस्तार से जाना। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और अंग डोनेशन के बारे में विस्तार से जाना। तो चलिए बच्चों, आज हम भाग 2 में विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम प्रगति को विस्तार से जानेंगे। बच्चों, विज्ञान के नवीन आविष्कार जैसे हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, कार, ये सब हमारे जीवन से इस प्रकार से जुड़ चुके हैं कि इनके बिना अब दैनिक जीवन की भागदौड़ करना संभव नहीं है। और बच्चों, आप तो ये जानते ही हैं कि पुराने ज़माने में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़े, पैदल आदि। परंतु आधुनिक युग में तो हवाई जहाज़ हैं, रेलगाड़ी है, कार, बस आदि। तो बच्चों, अब हमारा आज का पहला प्रकरण है परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिवहन क्या होता है। यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के बिना व्यापार करना संभव ही नहीं है, और यदि परिवहन तंत्र काम करना बंद कर दे तो विश्व की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। परिवहन हम वायु, जल, थल और पाइपलाइनों के माध्यम से करते हैं। स्थल परिवहन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बच्चों, परिवहन के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति का सबसे बड़ा उदाहरण है बुलेट ट्रेन और मोनोरेल। अच्छा बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि हवाई जहाज़, बस, कार, रेलगाड़ी ये सब कैसे चलती हैं। बिल्कुल सही, ये पेट्रोल, डीजल, विद्युत, सीएनजी इनके द्वारा चलती हैं। और बच्चों, आपने ई रिक्शा तो देखा ही होगा। ई रिक्शा बैटरी से चलता है और ये भी प्रदूषण नहीं करता। बच्चों, हमें प्रदूषण कम करने के लिए सबसे ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मेट्रो, बस, रेलगाड़ी आदि। तो देखा बच्चों,
परिवहन और संचार के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति से हमारा दैनिक जीवन कितना सरल और आसान हो गया है और हमारी दिनचर्या और कार्यशैली दोनों में ही सुधार आया है। अब हम बच्चों इस भाग के अगले प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, जो है विनिर्माण के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। सबसे पहले बच्चों, आप ये तो जानते ही हैं कि निर्माण क्या होता है। निर्माण यानी किसी भी चीज़ का बनना। तो उसी प्रकार से विनिर्माण होता है वस्तुओं का निर्माण करना, यानी वस्तुओं का बनना। विनिर्माण में कच्चे माल से अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनका उत्पादन किया जाता है, जो कि बहुत मूल्यवान होती हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी गतिविधियां आती हैं और इसके कारण हमारे यहाँ पर रोज़गार को बढ़ावा मिलता है। और बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि जहाँ रोज़गार अच्छा होगा वहाँ पर अर्थव्यवस्था में भी बहुत सुधार आएगा। विनिर्माण के विकास के अंतर्गत कृषि संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज दोनों का मूल्य बढ़ गया है। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विनिर्माण नीतियों की। वो नीतियाँ जिसके द्वारा विनिर्माण यानी वस्तु निर्माण में मदद मिलती है, जैसे व्यापार के नियम युक्तिसंगत और सरल हो जाते हैं। फिर है बीमार इकाइयों को बंद करने की नीतियाँ भी सरल हो गई हैं। बीमार इकाई से बच्चों आप क्या समझते हैं? बीमार इकाई व्यापार में उन व्यापारों को कहते हैं जो काफ़ी कोशिश के बाद भी लाभ नहीं देती हैं, नुकसान में जारी होती हैं, तो उन्हें बंद करने की भी व्यवस्था बहुत सरल बना दी गई है। फिर औद्योगिक प्रशिक्षण यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और कौशल उन्नयन यानी कि स्किल अपग्रेडेशन में भी बढ़ोतरी हुई है और इन सभी के कारण पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। तो बच्चों, हमने जाना कि विनिर्माण आसपास के कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा या इनके कच्चे माल से मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती हैं। इससे रोजगार में बढ़ोतरी होती है और अर्थव्यवस्था में भी सुधार आता है। अब हम बच्चों विनिर्माण से उद्योग की ओर चलते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पहले बहुत कम उद्योग थे, परंतु इस आधुनिक युग में हमारे देश ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। इसके कारण जो बहुत अच्छी वस्तुएं भी हैं वो सस्ते दामों में मिलने लगी हैं और इसी के कारण लोगों के रहन सहन में बदलाव आया है, क्योंकि जहाँ उद्योग होगा वहाँ रोज़गार होगा और जहाँ रोज़गार होगा वहाँ अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी। अब हम बच्चों बात करते हैं हमारे देश के प्रमुख उद्योगों की। तो हमारे देश के प्रमुख उद्योग हैं जैसे खनन उद्योग यानी कि माइनिंग। माइनिंग क्या होती है? पृथ्वी के अंदर से खोदकर जो भी वस्तुएं हम बाहर निकालते हैं, जैसे कोयला हुआ, खनिज पदार्थ हुआ, ये सब खनन के अंतर्गत आते हैं। फिर है सीमेंट उद्योग, उसके बाद है पेट्रोलियम उद्योग जैसे कि ONGC, और कपड़ा उद्योग में भी हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। फिर आता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में क्योंकि हमारे देश में गन्ना बहुत अच्छा होता है,
तो चीनी उद्योग ने भी बहुत तरक्की की है। फिर है एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग जैसे बैलको, नैल्को और हिंडाल्को तो हमारे देश के प्रमुख उद्योग थे, जो जिसके बारे में हमने अभी बात की। इसके अलावा रत्न और आभूषण उद्योग भी हमारे देश में बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो देखा बच्चों, विनिर्माण से और उद्योग के बढ़ावे से अर्थव्यवस्था और रोजगार में बढ़ावा हुआ है। अब हम बात करते हैं बच्चों मेक इन इंडिया योजना की। हम सब मेक इन इंडिया योजना से भली भांति परिचित हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा विदेशी कंपनियां हमारे देश के विभिन्न व्यवसायों में पैसा निवेश करती हैं। जब पैसा हमारे देश में अलग अलग व्यवसायों में लगता है तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है। और अब तो हमारे देश का नया नारा है, लोकल के लिए बने वोकल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अपने देश में बनी हुई चीज़ों पे गर्व करना सीखिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाइए और उनकी तारीफ कीजिए। जैसे कि इम्पोर्टेड कपड़े की जगह खादी का प्रयोग करना। तो देखा बच्चों, विनिर्माण और उद्योग की उन्नति से हमारा देश उन्नत हुआ है। बच्चों, अब हम अपने अगले प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, जो है ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। बच्चों, ये तो हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के प्रकार मुख्यतः दो हैं, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। ऊर्जा के प्रकार के बारे में जानेंगे, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानेंगे। कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे होते हैं जो लगातार प्रयोग होने के बाद भी खत्म नहीं होते और वे पुनः प्राप्त कर लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत हैं जो एक बार प्रयोग में ले आए तो फिर वो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो आज हम ऊर्जा के दो प्रकारों के बारे में जानेंगे, पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, सूरज है, यानी सौर ऊर्जा। इसके अलावा ऊर्जा के और भी स्रोत हैं, जैसे कि जल, वायु और कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊर्जा के प्रकार पे। तो देखिए बच्चों, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। अब ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरी है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल को हिंदी में हम अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं और वहीं रिन्यूएबल रिसोर्स को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अगर हम बात करें अनवीकरणीय स्रोत की, तो ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और कोयला। ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन हैं जो कि पृथ्वी के नीचे से इन्हें निकाला जाता है। कोयले को खोदकर निकाला जाता है और पेट्रोलियम को ड्रिल करके पृथ्वी के अंदर से या समुद्र की तलहटी से इसे बाहर निकाला जाता है। पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, एलपीजी और औद्योगिक ईंधन ये हमें
पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अनवीकरणीय में फिर आता है नेचुरल गैसेस यानी कि सीएनजी। फिर है कोयला। अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं ऊर्जा की, तो वो है नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत में आता है वायु, सौर, जल और ये है जैविक ईंधन, जैव ईंधन, जिसमें लकड़ी, बायो अल्कोहल और बायोडीजल आते हैं। सबसे पहले हम इन दो प्रकार के ऊर्जाओं के में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। अनवीकरणीय स्रोत ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। जैसे हमने बताया कि पेट्रोलियम हुआ या कोयला हुआ, इन्हें ताप और दाब से करोड़ों वर्ष में ये बनते हैं। उसी तरफ नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि कितना भी खर्च करें वो ख़त्म नहीं होते और पुनः प्राप्त कर लिए जाते हैं, क्योंकि इनके स्रोत हैं जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो ये हमें तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। अनवीकरणीय स्रोत हैं पारंपरिक स्रोत, तो ये बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, तो इसलिए अब हमें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों तक जाना पड़ेगा। अनवीकरणीय स्रोतों के कुछ नुकसान भी हैं। इनसे प्रदूषण होता है मनुष्य के लिए, जो बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि जब जीवाश्म ईंधन जलता है तो उससे कई प्रकार की ऐसी गैसेस निकलती हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं। परंतु नवीकरणीय ऊर्जा मनुष्य के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इन्हें स्वच्छ ईंधन कहा गया है, स्वच्छ ऊर्जा कहा गया है, क्योंकि इससे मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुंचती और ना ही ये कोई प्रदूषण करती है। तो इसमें आते हैं जैसे बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन। जैव ईंधन में आते हैं लकड़ी और बायो अल्कोहल। बायो अल्कोहल यानी गन्ने से जो है इसमें गन्ने से ईंधन बनाया जाता है। और उसी तरह से बायोडीजल ये बनता है, बायोडीजल बनता है वनस्पतिक तेल और जानवरों की वसा से। तो हमने जाना दो प्रकार के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों के में क्या अंतर है। नवीकरणीय स्रोत होते हैं जैसे ये सौर पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स। इसमें सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है और फिर उससे हम पंखे, लाइट्स, टेलीविज़न सब कुछ आराम से चला सकते हैं। फिर ये है पवन ऊर्जा, फिर जल ऊर्जा और ये सौर ऊर्जा में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और इस प्रकार से फिर हम इन उपकरणों को आसानी से चला सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था कि पारंपरिक स्रोतों के कारण बहुत सारी ऐसी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना, जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और पृथ्वी को वो असंतुलित कर देती है। और इसके मुख्य कारण हैं औद्योगिकरण और जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हम अपने अगले प्रकरण की ओर चलते हैं, वो है बच्चों व्यापार और वाणिज्य। व्यापार, तो बच्चों आप व्यापार शब्द को तो जानते ही हैं। व्यापार का अर्थ है लेन देन, लेना और देना, यानी क्रय और विक्रय। और वाणिज्य होता है धन प्राप्ति के लिए व्यापार करना, वाणिज्य होता है।
इंग्लिश में इसे ट्रेड एंड कॉमर्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, पुराने ज़माने में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो सोचिए कि व्यापार कैसे होता होगा, क्योंकि मुद्रा तो थी नहीं। तो उस समय व्यापार सामान के बदले सामान से हुआ करता था और इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे। इसके बाद जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो व्यापार मुद्रा के द्वारा होने लगा, मुद्रा यानी पैसों के द्वारा। परंतु आज के इस आधुनिक युग में व्यापार क्रेडिट कार्ड्स यानी प्लास्टिक मनी के द्वारा होता है, बहुत आसानी से। अब हम बात करते हैं कि जितना भी मार्केटिंग यानी प्रचार प्रसार है वो आजकल इंटरनेट के द्वारा ही किया जाता है। तो ऐसे में लेन देन के लिए कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेट के द्वारा ही काम करती हैं। वो कंपनीज़ हैं जैसे मिंत्रा, स्नैपडील, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं। इसमें हम घर बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हम सामान चुन सकते हैं, फिर हम इसका ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद हम कार्ड से ही इसका पेमेंट करेंगे, यानी कार्ड के द्वारा ही इसका पैसा हम भर देंगे, यानी प्लास्टिक मनी के द्वारा। और उसके बाद फिर हमारा सामान हमारे घर तक 1 दिन 2 दिन या कुछ घंटों में हम तक पहुंच जाता है। और हाँ बच्चों, मोबाइल के द्वारा हम अपने सामान को ट्रैक भी कर सकते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि कितनी देर में हमारा सामान हम तक पहुंच जाएगा। और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने से पहले फ़ोन करके आपका घर पे होना सुनिश्चित करेगा और फिर वो आपको सामान डिलीवर करेगा। और हाँ, यदि आपको कोई सामान पसंद ना आए तो उस सामान को वापस करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। तो देखा बच्चों, घर बैठे ही हम अपना सामान मंगवा सकते हैं, वापस कर सकते हैं और इसमें कितनी सुविधा है। तो ये सब क्या है? ये विज्ञान की देन है जिसने हमारी दिनचर्या और कार्यशैली को बहुत आसान कर दिया है। अब जैसा कि बच्चों हम ये जानते हैं कि सामान का लेन देन वो हम इंटरनेट के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसी प्रकार हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर बैठे हम कर सकते हैं, जैसे बिजली के बिल का भुगतान, पानी के बिल का भुगतान हम बहुत आसानी से घर बैठे इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। अब हमें लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्कूल और कॉलेजेस के लिए एडमिशन फॉर्म भी हम इंटरनेट के द्वारा ही कर सकते हैं। फिर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब और वोटर आईडी कार्ड, ये सब सुविधाएं आजकल हम इंटरनेट के द्वारा घर से ही कर सकते हैं। तो अब हम अगले प्रकरण और आखिरी प्रकरण की ओर चलते हैं, जो है ई शासन या ई गवर्नेंस। ई शासन और ई गवर्नेंस के अंतर्गत हम इंटरनेट के द्वारा घर बैठे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले हम लंबी कतारों में लगकर किया करते थे, वो अब हम घर बैठे इंटरनेट के द्वारा ही करते हैं। जैसे बिल का भुगतान हुआ, फिर सरकारी योजनाएं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनके बारे में पहले हमें पता ही नहीं चलता था, परंतु अब इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे उन सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके कारण इसे ई गवर्नेंस कहते हैं या ई शासन कहते हैं।
और इसके द्वारा शासन प्रणाली में पारदर्शिता और उनकी जवाबदेही बढ़ गई है। तो इससे आम जनता को सरकारी योजनाओं को उपलब्ध करवाया जाता है और वो बहुत आसानी से घर पे बैठे इसका आनंद ले सकते हैं। और बच्चों 18 मई 2006 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की शुरुआत के तहत CAC यानी साझा सेवा केंद्र की शुरुआत हुई। अच्छा, तो हमने बच्चों ये जाना कि घर बैठे किस प्रकार से हम आराम से इंटरनेट के माध्यम से हर सुविधा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ई गवर्नेंस यानी कि डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। पहले मरीज़ों को लंबी कतारों में घंटों खड़ा होना पड़ता था, तब उनको अस्पताल में उनका अपॉइंटमेंट उन्हें मिलता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परंतु ई हॉस्पिटल से बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और अपॉइंटमेंट फिक्स होने पर उसी दिन रोगी आराम से जाकर अपना इलाज करवा सकता है। तो देखा बच्चों, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम प्रगति से हमारी दिनचर्या कार्यशैली में कितनी आसानी हुई है। अब बच्चों, हम आपको आज का गृह कार्य है कि विज्ञान के क्षेत्र में जितनी भी नवीनतम प्रगति हुई है उसको संक्षिप्त में एक निबंध के रूप में आप लिखिए। और बच्चों, जैसा कि हमने जाना कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में क्या अंतर है और कौन सा स्रोत फ़ायदेमंद है और सरकार किस स्रोत को बढ़ावा दे रही है और पूंजी निवेश कर रही है, उसके ऊपर भी संक्षिप्त में आप लिखेंगे और अपने परिवार के सदस्यों को इसकी अहमियत के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, आज हमारा पहला पाठ विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति यही समाप्त होता है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।